एसिड है ना, तो ये H प्लस में टूटेगा। हाँ, तो हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ अलोंग द पीरियड। पीरियड ऐसा पीरियोडिक टेबल होता है और अलोंग द पीरियड इस डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ पे हम कार्बन से लेके फ्लोरीन तक में हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं और ये फार्मूला आएगा CH4 NH3 H2O और HF। ऐसे क्वेश्चन में ये आपको दिया रहेगा। अब बोलेगा अरेंज दिस फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हम आपसे क्वेश्चन ये है मेरा कि इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, बताइए। HF होगा, क्योंकि आप ऐसे भी जानते हो वाटर तो न्यूट्रल होता है ना, तो इसके आगे वाला तो ज्यादा ही होगा। फिर ये इस तरह से ऑर्डर जाएगा। बोलो कोई दिक्कत किसी को इसमें? समझ में आ गया ना? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? HF, ठीक है। सबसे कम कौन होगा? CH4। वो एसिडिक बिल्कुल नहीं होता है, वो H आयन डोनेट करता है क्या? नहीं। NH3 तो तुमको पता है बेसिक होता है। कैसे? इसके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो ये तो आपने आंसर कर लिया, लेकिन हर आंसर का रीजन होता है। तो कोई रीजन बताना चाहोगे कि क्या होता है? ठीक है, और पहले लिख लो। देखो सिंपल सी बात है, यहां मैं बता रहा हूं। देखो इन सब में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। एक को बताता हूं, देखो HF की बात करते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब एक बात बताओ, हम पूछे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन सब में किसकी ज्यादा होती है? आपको पता ना, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, और उसके बाद फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, देन कार्बन होता है, ठीक है। इस ऑर्डर में जाते हैं। अब बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होने का मतलब क्या? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सबसे ज्यादा अपनी ओर कौन खींच के रखेगा? फ्लोरीन। अब अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा तो इस बॉन्ड को टूटने की टेंडेंसी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी ना जी। अगर आप 2 लोग मिलके कंपनी चला रहे हो और सारा पावर और हक एक आदमी रखेगा तो बॉन्डिंग रहेगी अच्छी? नहीं, टूट जाएगी। तो हाइड्रोजन यहाँ से इजीली ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग यही दोनों इलेक्ट्रॉन बना रहे थे। यही दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे 2 लोग बॉन्डिंग कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, आज हम 2 एग्रीमेंट कर लिए, ठीक है। एक हैंड उसका, एक हैंड मेरा, और दोनों आप वही खींच के रखेगा। तो फिर उसके साथ आप पार्टनरशिप करोगे क्या? नहीं, आप उसे तोड़ लोगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की साथ टूटने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसके ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेगा। इसका नेचर ही है मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये सबसे ज्यादा खींच के रखेगा, तो यहाँ से बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएंगे। माने इन शॉर्ट क्या कहोगे कि विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, नोट करके लिखो इस बात को, विथ इंक्रीजेज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, EN क्या है जी तुम्हारा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज्यादा रहेंगे तो उस पर नहीं स्लाइटली निगेटिव आएगा, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव आएगा। धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा तो पूरा पॉजिटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ ही देगा। तो यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा तो टेंडेंसी टू डोनेट, वैसे कंपाउंड का क्या टेंडेंसी होगा, क्या आदत होगा? टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस आयन इजिली। सबसे आसान नहीं होगा यहाँ से H प्लस आयन को निकालना। कहोगे अरे यार तुम्हारा सारा हक वो छीन के रखा है, क्यों उसके साथ बॉन्डिंग कर दो, चलो मेरे साथ आ जाओ, रिमूव हो जाओ यहाँ से, छोड़ दो उसको, छोड़ देगा ये बॉन्डिंग, यहाँ से तोड़ लेगा इसके साथ बॉन्डिंग और आसानी से रिमूव हो जाएगा। अगर आसानी से रिमूव हो जाएगा उसी को क्या कहते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ। उसी को ना कहते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। इट मींस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीजेज। आया समझ में? तो यहाँ आपको आज दूसरा कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी 2 एलिमेंट के बीच में बढ़ रहा है, माने वो डिफरेंस बढ़ रहा है, तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक कब होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ के कारण, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण, ठीक है। यानी आप इन शॉर्ट कह सकते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। अब मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि ऐसा क्वेश्चन मैंने कहाँ कराया था आपको याद है? सिंगल बॉन्ड अल्केन कराया था, डबल बॉन्ड अल्कीन कराया था और ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन कराया था। आप चाहो तो इस सबको बैलेंस कर सकते हो, CH3 लगा के, CH2 लगा के। हम पूछे कि इसमें बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? ये कॉन्सेप्ट कराया था आपको, अगर आपको याद होगा तो इन सबका हाइब्रिडाइजेशन आपको याद है। sp, यहाँ पे sp3, यहाँ पे sp2। अब बताओ इसमें s कैरेक्टर कितना परसेंट?
50%, आइस में 25%। आपको बोला था एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ेगी। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा बोलो, बढ़ेगा। ये क्वेश्चन क्लास में किए हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपका बढ़ेगा, यानी कि सबसे ज्यादा कौन होगा, अल्काइन, और फिर अल्कीन, और फिर सबसे कम होता है अल्कीन। ये एसिडिक स्ट्रेंथ। बताइए ये क्वेश्चन किया हुआ है कि नहीं क्लास में, हाइड्रोकार्बन में, जिसका आप लोग टेस्ट भी दिए हो। तो देखो टॉपिक सब जुड़े हुए हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। अलग ये देखिए, तो ऑर्गेनिक में आप इस तरह से कंपाउंड में एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये करवाया ना क्लास में, ठीक है। और जिसका आप लोग टेस्ट भी दिए थे। तो यही सब चीजें, छोटी छोटी बातें याद रखिए, जो कि एक ही जगह हर जगह कॉन्सेप्ट यूज होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये बताया था कि एक तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के आधार पे एसिडिक स्ट्रेंथ आप बता सकते हो किसका ज्यादा होगा। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा मोर होगा। कोई डाउट? हमेशा याद रखिएगा ट्रिपल बॉन्ड यानी अल्काइन का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर अल्कीन एंड देन अल्केन। देखिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से बढ़ेगा, और दूसरा कॉन्सेप्ट है जब आपका एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर सेम एलिमेंट मतलब एलिमेंट बदला नहीं है, तो यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ हम बता देंगे किसके आधार पे, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे जैसे ये बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ आप जानते हो कि इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर जानते हैं, इसका होता है +4, इसका +6। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है उसको एसिड कहते हैं, और जो जल्दी एक्सेप्ट करता है वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो इन दोनों में जल्दी इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, जिसको जल्दी +6 वाला जल्दी खींचेगा, इसलिए ये SO3 ज्यादा एसिडिक होगा SO2 से। एक सिंपल से आपको बात समझाता हूँ, SO2 है और H2SO4 है, कौन ज्यादा एसिडिक, ये +6 आएगा, ये +4 आएगा, तो ऑफकोर्स H2SO4 ज्यादा। ऐसे भी आप लोग जानते हो सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसका रीजन अब समझ में आया। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे इस क्वेश्चन को नहीं किया जा सकता। जब आप लगाओगे भी तो सोचोगे अरे ये सल्फर है, ये भी सल्फर, कैसे लगा सकते हैं, सेम हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे हम किसके आधार पे बताएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे। कोई दिक्कत? तो ये तो मैंने कराया आपको कैसा, अलोंग द पीरियड। अब हम करवाते हैं आपको डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप जब करेंगे, सेकंड केस लिखो इसी में, सेकंड केस डाउन द ग्रुप। अब हम जब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आप खुद बताइए कि ये एलिमेंट्स हैं डाउन द ग्रुप, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 हैं। तो इनका एसिड का नाम क्या होगा, पहला का नाम क्या होगा, उसमें हाइड्रोजन जोड़ दो HF, दूसरा का HCl, तीसरा HBr, और चौथा HCl। बोलो बात समझ में आती है? अब बताना यह है कि इन सब में, सॉरी HI, हाँ लास्ट है, आयोडीन है, इन सब में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, सब में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो अब मेरे को ये बताओ कि इस सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो किस आधार पे आप जवाब दीजिएगा इसमें? देखिए इन सब क्वेश्चन में कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ठीक है। तो क्या हाइड्रोजन के आधार पे आंसर कर सकते हो, वो सेम है, हाइड्रोजन का साइज सेम है, बोलिए कोई दिक्कत? लेकिन जो दूसरा एलिमेंट है उसका साइज डिफर कर रहा है। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन क्लोरीन की बात करें तो और बड़ा, और आयोडीन की बात करें तो बहुत साइज बड़ा हो जाएगा, बहुत साइज में अंतर हो जाएगा कि नहीं। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ही क्या कहलाता है, बॉन्ड लेंथ। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, साइज यानी कि रेडियस वो बढ़ रहा है। अब रेडियस बढ़ेगा तो बताइए बॉन्ड लेंथ, इधर इसका और लास्ट वाले को कंपेयर करते हैं, बीच वाला तो बता ही सकते हो। तो बताइए बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? ये तो साफ साफ दिख रहा है, इसका बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ा है, इसका बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगेगी या ज्यादा? अब इसकी बात करें, अगर जैसे जैसे लेंथ, ये लेंथ काफी बड़ा है, इसको हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, और ये लेंथ छोटा है तो इसको
ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको ब्रेक करने के, यानी आप कहो तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बीडीई, बीडी का फुल फॉर्म क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या हो रही है, कम। तो यानी ये जल्दी टूटेगा। अब जल्दी अगर ये टूटेगा मतलब एच आई आपका जल्दी ब्रेक होगा, तो ब्रेक होने का मतलब क्या है, एच आई तुरंत दे देगा। जल्दी कौन देगा, ये तो ब्रेक ही नहीं हो रहा है, इसको बहुत एनर्जी देना पड़ेगा, ये तुरंत टूटेगा। और ये अगर तुरंत टूटेगा तो इसका इजिली क्या रहे, इजिली रिमूव H प्लस आयन, H प्लस आयन आसानी से दे देगा। बोलो कोई दिक्कत किसी को इसमें? अब H प्लस आयन जो आसानी से देता है उसी को तो एसिडिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका, अभी भी सोच रहा है, बोलो ना जल्दी से। एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका, HI का। जो सबसे पहले ब्रेक होगा H प्लस आयन दे दिया तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। उसके बाद कौन ब्रेक होगा, ब्रोमीन, क्योंकि इसके बाद इसका साइज बड़ा। और फिर HCl, HF तो सबसे छोटा होगा, सबसे कम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे हम किसके आधार पे एसिडिक स्ट्रेंथ को बोले, यहाँ पे हम एसिडिक स्ट्रेंथ या तो आप एटॉमिक साइज बोल सकते हो या बॉन्ड लेंथ के आधार पे, साइज के आधार पे या फिर बॉन्ड लेंथ के आधार पे। बोलिए कोई दिक्कत? तो आप समझ गए ना कि अगर along द पीरियड बात करेगा, कोई सेम पीरियड का सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे बोलेंगे। और अगर डाउन द ग्रुप की बात करेगा तो साइज वेरी करता है तो साइज के आधार पे बताएंगे, ठीक है। और अगर इनऑर्गेनिक में बात करें तो जहाँ एक ही कंपाउंड का एलिमेंट है, सब सल्फर का बना था, ना साइज बढ़ रहा है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे H2SO4 और SO3 दोनों उसी का एलिमेंट है, ये सबका साइज बढ़ घट रहा है जी। ऑक्सीजन का ये भी सब तो वही है, सेम है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बदल रहा है। तो किसके आधार पे बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे। तो तीनों पॉइंट मैंने करा दिया है, ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साइज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक में भी लगता है, तो वहां पे अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन में भी ये यूज होता है और वहां पूछता है कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो हमेशा याद रखिएगा ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक, बोलो। हाँ देखिए, आप जानते हो एसिड बेस रिएक्शन सॉल्ट सॉल्यूशन देता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट प्लस वाटर देगा तो एसिड एंड बेस देगा। जैसे कि एग्जांपल हम इसको समझते हैं कि NaCl अगर हम वाटर में मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो आप जानते हो H प्लस आयन इसके साथ HCl के एनायन के साथ जाएगा और OH आयन केटायन के साथ जाएगा, तो NaOH प्लस HCl का फॉर्मेशन होगा। और आप जान रहे हो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस एक दूसरे को मिक्स करके एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट करेंगे और इसके कारण ये सॉल्यूशन कैसा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। यानी कि ये NaCl का वाटर के साथ सॉल्यूशन जो होगा वो न्यूट्रल होगा, जिसकी पीएच वैल्यू न्यूट्रल की कितनी होती है, 7। तो अगर इसका पीएच वैल्यू कभी आपसे एग्जाम में पूछ देगा तो आप क्या बोलोगे, 7। बोलिए कोई डाउट इसमें नहीं ना। तो इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन है 63 NCERT बुक का, आप ट्राई कीजिए। पहला है KBr, आपसे पूछा है ये जो सॉल्यूशन है एसिडिक होगा, बेसिक होगा, क्या होगा बताइए। देखिए KBr के बारे में बात करें तो आपको कुछ नहीं करना है, KBr को ना वाटर से रिएक्शन कराइए, वाटर में इसको मिक्स करें। सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी सब्सटेंस को वाटर में मिक्स कर देते हैं और ये जो बनेगा कैसा बनेगा, KOH प्लस, भाई OH इसके साथ जाएगा प्लस वाले के साथ, Br के साथ कौन जाएगा, H, तो HBr। अब बताओ ये आपको स्ट्रॉन्ग बेस दिख नहीं रहा है, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये कैसा दिख रहा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है या नहीं है बताइए। अच्छा हाँ ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है HBr, बीक एसिड होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड में नहीं आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में चाहिए आएगा, ठीक है। तो बीक एसिड, तो बताइए अल्टीमेट जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, जो स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस, तो बेस का ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा यानी कि बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा। कोई डाउट इसमें, आगे बना लोगे ना। जैसे NaC, ये NaCN, ये भी वही होगा जी, देखो क्या हो जाएगा, NaOH प्लस HCN। जितने ऑर्गेनिक होते हैं वो सब कैसे एसिड होते हैं, बीक, कार्बन आ गया ना, तो ये आपका बीक एसिड और ये
स्ट्रॉन्ग बेस, अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या देगा बताइए, बेसिक। तो यहाँ पे भी बेसिक सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस बना लीजिएगा आप लोग। तो देखिए आपके एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, और किस तरह के आए एक आध मैं करवाता हूँ, बाकी आप बनाइएगा। रिमेनिंग क्वेश्चन आप बना लेगा 63 का, ठीक है, आपका होमवर्क है। हाँ देखिए, जैसे क्वेश्चन पूछा है नीट में ही आपका 2014 में पूछा है, बोला कि हाईएस्ट पीएच वैल्यू किसकी होगी, हाईएस्ट पीएच वैल्यू इन वाटर। ये भी बोल दिया कि वाटर मिक्स करने पे, देखो क्लियर बता रहा है वो, है ना। जैसे आपको ऑप्शन दिया KCl, B, NaCl, C, Na2CO3 और D, CuSO4। बताइए तो किसका होगा जल्दी से। सी कितने लोग का आ रहा है, एक बार हाथ उठाइए। बिल्कुल सही जवाब है, सी पे हम जल्दी से जाते हैं। और देखिए आपका OH इसके साथ जाएगा NaOH, और इसके साथ क्या बनेगा H2CO3। इतना तो आप जान गए कि पीएच वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, बेसिक सॉल्यूशन की। भाई बेसिक सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू ज्यादा होगा, 7 से तो ज्यादा ही होगा ना, यानी कि जैसे जैसे बेसिक होता जाएगा वो आपका पीएच वैल्यू ज्यादा होगा। तो देखिए बेसिक सॉल्यूशन कैसा आएगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये कैसा है, ये एसिड कैसा है, ऑर्गेनिक है ना, तो ये क्या हो जाएगा वीक एसिड। अब वीक एसिड है तो ये अल्टीमेट सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, बेसिक सॉल्यूशन। अगर जैसे जैसे सॉल्यूशन बेसिक होगा उसकी पीएच वैल्यू नहीं सबसे ज्यादा हो जाएगी, तो यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बाकी सब में नहीं होगा ये, ठीक है। बाकी किसी आपको चेक करना है तो कर लो, एक मैं बताता हूँ, ये KOH और ये HCl, ये तो भाई स्ट्रॉन्ग मिल गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्या हो जाएगा न्यूट्रल। तो 7 के आसपास होगा, है ना, 7 होगा। ये तो बताया ही है न्यूट्रल है, इसको भी लिख लीजिएगा, समझ में आता है। इस तरह के क्वेश्चन बना लोगे ना एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर में, आप बनाइएगा उसको, ठीक है, कुछ होमवर्क दे देंगे आपको। तो इस तरह के क्वेश्चंस पीएच इस तरह से पूछ लेगा कि एक्चुअली उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, पहला चीज। दूसरा पूछ सकता है कि किसका पीएच वैल्यू ज्यादा होगा, तो जिसका बेसिक है उसका पीएच वैल्यू ज्यादा होगा। अगर पूछेगा किसका एकदम कम होगा, तो किसका कम होगा, एसिडिक सॉल्यूशन का। तो इस दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, या नेचर पूछ सकता है कौन न्यूट्रल होगा जिनमें से बताइए, आप बता दोगे, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक कॉमन आयन इफेक्ट। ये सब ना बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में लिखने के लिए आएगा। जब आप 11th का एग्जाम दीजिएगा ना, वो 11 CBSE बिहार बोर्ड, तो उन सब में ये 2 मार्क्स का डिफिनेशन लिखने आएगा। तो ये डिफिनेशन को लिखो, क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो डिफिनेशन को हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं, पहले आप ये लिख लीजिए कॉमन आयन इफेक्ट। देखिए जैसे कॉमन आयन इफेक्ट की बात करें तो हम इस तरह के दो कंपाउंड्स लिए हैं, और इसको हम अगर ब्रेक करें तो आपको पता है कि ये एसिड है, वीक एसिड है, लेकिन एसिड है, तो H आयन डोनेट करेगा, तो क्या रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा, एनायन बचेगा, और वो होगा ये, इस पर माइनस दे देंगे बस। अच्छा इसमें सोडियम आपको पता है कैटायन होता है मेटल, तो वो लीव कर जाएगा यहाँ से, रिमेनिंग पार्ट एनायन बचेगा, और जो ये होगा, बोलिए कोई दिक्कत। तो जब इन दोनों को अगर मिक्स कीजिएगा एक सॉल्यूशन में बनाइएगा, तो आप देखिए कि इन दोनों में प्रोडक्ट जो देखिएगा वो कॉमन आ रहा है। नाम पे जाइए, कॉमन आयन, दोनों का आयन क्या होना चाहिए, कॉमन। जब दोनों को हम तोड़े तो दोनों का आयन क्या आ गया, प्रोडक्ट साइड कॉमन आया, सेम आया, यानी कॉमन आयन। और इस कॉमन आयन का क्या इफेक्ट होता है भी समझिए। देखिए आयन अगर कॉमन आया तो आप बताइए कि दोनों रिएक्शन कराने के बाद प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, बोलिए इंक्रीज और डिक्रीज। भाई दोनों जुड़ ना जाएगा, एक जैसा है ना, तो मान लो ये कुछ भी बना, x बना, ये भी x बना, तो 2x ना बन गया जी, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज। अब आप पढ़े थे कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर इंक्रीज करेगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाना पसंद करेगा, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है प्रोडक्ट का, तो किधर जाएगा, बैकवर्ड ना जी। आपको नहीं पता कि अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो वो जाएगा प्रोडक्ट की तरफ, और जैसे जैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वो कैसे जाएगा, रिएक्टेंट की तरफ। एक एग्जांपल समझ लो, भाई इधर पानी खूब भरा हुआ है, तो किधर फ्लो करेगा, इधर जिधर खाली है,
जब एक टाइम ऐसा आएगा कि इधर वाटर बहुत ज्यादा भर गया और इधर का वाटर कम हो गया, तो ये फिर किधर आने लगेगा, इधर बैकवर्ड, यानी कि जिधर भी अमाउंट बढ़ता है फिर उधर से फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज, तो रिएक्शन गोज टू, बताइए रिएक्शन किधर जाएगा, रिएक्शन है ना गोज टू, या तो आप बैकवर्ड बोल सकते हो या रिएक्टेंट की तरफ जाएगा, रिएक्टेंट बन रहा है यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन। अच्छा चलिए बैकवर्ड भी सही जवाब है, तो बैकवर्ड जाएगा। अब बताइए रिएक्शन जैसे जैसे बैकवर्ड जाएगा H आयन का कंसंट्रेशन कम होगा या ज्यादा होगा, इधर बैकवर्ड चला आया तो ये तो कंपाउंड में है ना जी, फिर तो न्यूट्रल जैसा, यहाँ पे H आयन कंसंट्रेशन कम हो गया ना, सब जुड़ता चला गया, जुड़ता गया फिर ये बनता गया, तो H आयन तो कम हो गया, H आयन के कारण ही ना एसिडिक इफेक्ट आता था, H आयन घटते गया। हम तुमसे पूछेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H आयन प्रोडक्ट में ज्यादा है कि रिएक्टेंट में ज्यादा है, प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में क्या है कम है ना, तो H आयन का कंसंट्रेशन घट गया, घट गया, यानी कि कॉमन आयन का इफेक्ट क्या पड़ा, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ने से रोकता है, वो वापस ला देता है यहीं पे जितना से वो चला था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब डिफिनेशन पे आइए, क्या करता है, इट इज द सेपरेशन, है ना, सप्रेस कर देता है, रोकता है, किससे, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, एसिड को टूटने से रोकता है। अच्छा कैसे रोकता है, तो क्या कीजिए, ये जैसा एसिड है, ये आपका बीक एसिड है, तो इस एसिड का इफेक्ट को कम करने के लिए इससे मिलता जुलता इसका कॉमन आयन एक सब्सटेंस मिलाएंगे जो कि कॉमन आयन दोनों का सेम होगा, इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड, और बैकवर्ड जाएगा तो H आयन यहाँ से इससे जुड़ता चला जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा जिसके कारण एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो ये कैसे कम हुआ, क्योंकि कॉमन आयन था। बोलिए बात समझ में आता है, तो कॉमन आयन एक्चुअली क्या करता है, कंसंट्रेशन ऑफ H आयन को कम करता है, उसके इफेक्ट को कम करता है, यानी कि एसिडिक वैल्यू ज्यादा चेंज ना हो उसको रोकने का काम कौन करता है, कॉमन आयन। अगर ये लेकिन कब पॉसिबल है, जब आयन आपका कॉमन हो, तो इसी इफेक्ट को क्या कहेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये आपको 2 मार्क्स में आएगा एग्जाम में लिखने, और ये एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा। आया बात समझ में, जैसे ये आपको इसी के आधार पे सेम चीज है, ये टॉपिक कोई अलग नहीं है, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, तो देखो बफर सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जो कि रोकता है, किस चीज से रोकता है जी, रेसिस्ट करता है किसी चीज को चेंज होने में, किसको चेंज होने में, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को चेंज करने में रोकता है। आइए कैसे रोकता है, उसमें हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस, और एसिड और कब बेस कर लो, एसिड और बेस, एसिड या बेस मिला के हम उसको मिला भी दें तो भी उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, और इसी तरह के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल बता सकते हो, जैसे ह्यूमन ब्लड, हमारा जो ब्लड है आपको पता है इसका क्या होता है जी, पीएच वैल्यू है ना, 7.2 से 7.4 तक होता है, इतना ही होता है, इसी के बीच में रहता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता घटता है। लेकिन एक बात बताओ, हम तो सब्सटेंस बहुत सारा चीज खाते पीते रहते हैं, जैसे कुछ एसिडिक भी खा लेते हैं, कुछ बेसिक भी खाते रहते हैं, तो पीएच वैल्यू सब तो ब्लड में मिक्स होता है, यानी कि ब्लड का पीएच वैल्यू चेंज होना चाहिए, बट चेंज नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है, इसी इफेक्ट के कारण। वो ब्लड अपने आप को इस तरह से आयन प्रोड्यूस करता है कि जैसे आप एसिड खाए तो बेसिक टाइप का आयंस को कॉमन करके उसको न्यूट्रलाइज करता जाएगा, और ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, बफर सॉल्यूशन, जो कि एसिड या बेस के स्ट्रेंथ को कम करता जाए। ये काम उसका है, वो खुद कर लेगा, हमें दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन स्मॉल अमाउंट में, कैसा, इसमें बहुत ज्यादा नहीं खा लेना, तो ऐसा नहीं है ना। तो ह्यूमन ब्लड अपने आप को मैच करता रहता है, अगर इसका इससे रेंज अगर थोड़ा भी ज्यादा स्लाइटली बेसिक की तरफ चल गया तो फिर ह्यूमंस को प्रॉब्लम होने लगेगा, ठीक है, ब्लड में दिक्कत आने लगेगी, बीमारियां हो जाएंगी। इसीलिए ब्लड एज ए बफर सॉल्यूशन काम करता है और वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करता रहता है। समझ में आ गया बफर सॉल्यूशन, ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछेगा। यहाँ तक कोई डाउट इसमें, यानी कि ये किसके आधार पे, ये किस प्रिंसिपल के आधार पे काम करता है, कॉमन आयन इफेक्ट, इसी के प्रिंसिपल के आधार पे करता है। इसमें जो एग्जाम्पल लिखे हो वो यहाँ भी लिख सकते हो। आपने थोड़ा अमाउंट में ये एसिड लिया, ठीक, तो वहां पे ब्लड का ये काम है कि उससे रिलेटेड सॉल्ट वहां पे वो मिक्स करेगा उसके साथ, और मिक्स करने से क्या होगा,
हाइड्रोजन आयन का सेपरेशन होना शुरू हो जाएगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो ब्लड अपना जो रेंज है पीएच वैल्यू वो मेंटेन रखेगा। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन आपका 2 टाइप्स का होता है। पहला है एसिडिक बफर, इसमें हम क्या करते हैं, इक्विमोलर मतलब सब्सटेंस इक्वल अमाउंट में लेते हैं। एसिडिक का कंसंट्रेशन ये आपका बीक एसिड है, बीक एसिड ही हम कंज्यूम करते हैं अपने फूड में, तो बीक एसिड, और हम सॉल्ट लेते हैं जो कि ये सॉल्ट आपका बेसिक सॉल्ट है, और ये दोनों अगर ब्रेक होता है तो दोनों का आयन कैसा है, कॉमन है, और कॉमन आयन प्रोडक्ट में बढ़ने के कारण रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाएगा, तो H आयन इससे जुड़ जाएगा, यानी H आयन अगर निकलेगा ही नहीं तो सब्सटेंस एसिडिक होगा क्या, नहीं। तो इस कारण से ये इस तरह से ये न्यूट्रलाइज करता है, और इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन। और उसमें भी ये कौन सा बफर सॉल्यूशन होगा, एसिडिक। दूसरा हम पढ़ेंगे बेसिक बफर सॉल्यूशन। देखिए दूसरा बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर। देखिए आपको एक चीज और याद होगा कि एसिडिक ऐसा नहीं कि जिसके पास H आयन है सब एसिडिक के होगा, जो H प्लस आयन देने की टेंडेंसी रखेगा ना वो एसिडिक होगा, अदरवाइज बाकी सब्सटेंस एसिडिक नहीं होगा। जैसे ये आप 10th क्लास में पूछा होगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज है क्या एसिडिक होगा, नहीं होगा। ये H आयन इसके देखो 12 को हाइड्रोजन, लेकिन ये H आयन डोनेट यहाँ नहीं करता है। तो 10th क्लास में ऐसा ही क्वेश्चन आता था, ये आपका एसिड नहीं होता है, नॉट एसिड। तो अगर एसिड नहीं है तो H आयन नहीं दिया, तो यहाँ वहां पे 2 क्वेश्चन पूछा जाता था कि ये क्यों नहीं कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो कहेंगे इसके पास कोई फ्री H प्लस आयन नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे वहां पूछा जाता था कि ये लिटमस पेपर का कलर को क्यों नहीं चेंज करता है, तो क्यों नहीं चेंज करता है, अरे भाई एसिड है ही नहीं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री H आयन देता ही नहीं है, तो लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा इसका, नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के सवाल इसलिए पूछे जाते थे क्योंकि इससे H प्लस आयन नहीं है। तो यानी कि ऐसा नहीं कि कोई कंपाउंड में H है तो वो एसिडिक होगा ही, जब तक वो H प्लस आयन डोनेट करने की उसकी टेंडेंसी होगी तभी वो एसिडिक होगा, अदरवाइज वो एसिडिक नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ पे भी ये बात लागू होती है। कोई दिक्कत यहाँ पे लागू कैसे होती है, ये बोलता है कि H प्लस आयन हम देंगे, लेकिन ये देने नहीं देता, इसको वापस इसी में ला देता है, तो यानी कि H आयन टूटा ही नहीं तो एसिडिक होगा क्या, नहीं। तो ब्लड का पीएच वैल्यू नहीं बढ़ेगा, सेम रह जाएगा। उसी तरह बेसिक सॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, देखिए इसका डेफिनेशन छोटा सा, इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ कौन, बोलो, अब तो आपको समझ में आ ही रहा है क्या लिखना है, सॉल्यूशन ऑफ बेस। इसके साथ क्या मिलाएंगे, विथ इट्स सॉल्ट, इसका सॉल्ट मिलाएंगे, लेकिन कौन सा, हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज कॉल्ड एसिडिक बेसिक बफर सॉल्यूशन। देखो जैसे एग्जांपल, हमको बेस लेना है, क्या लेना है जी, बेस, NH4OH, ये बेस है, और इसको तोड़ो, इसमें किस में ब्रेक होगा, NH4 प्लस OH माइनस, और इसी का कोई सॉल्ट लेते हैं। हमको एक सॉल्ट लेना है, लेकिन सॉल्ट का नेचर कैसा होगा बताओ, एसिडिक, तो कोई एसिडिक सॉल्ट लेना है, ठीक है। तो देखिए लेकिन आयन भी कॉमन रखना है, आयन क्या रखना है, कॉमन, तो NH4 ले लिए, लेकिन यहाँ पे Cl जोड़ दो। अब बोलो इसको इस तरह से जोड़े तो ये तो टूटेगा किसमें, NH4 प्लस और Cl माइनस, बताइए कॉमन आयन है तो बैकवर्ड जाएगा रिएक्शन, क्योंकि इसका प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ गया, बैकवर्ड गया तो फिर से OH सप्रेस हो गया, तो यानी कि पीएच वैल्यू, वो जो पीएच वैल्यू वो चेंज नहीं होगा। पीएच वैल्यू यही समझ चेंज कर रहा था मिक्स होकर, जो कि मिल ही नहीं रहा, तो चेंज नहीं होगा। अच्छा इसी किसी को डाउट है कि ये एसिडिक सॉल्ट कैसे हो गया, तो आप इसको चेक कर लो, NH4OH, ये प्लस है तो इसके साथ कौन जाएगा, H, वाटर का OH, Cl माइनस के साथ कौन जाएगा, H, देखो ये वाटर है ना, H2O इन दोनों के साथ टूट के मिल गया। अब आप बताओ कि ये वीक बेस होता है, वीक बेस होता है ना, लेकिन ये कैसा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इन दोनों का मिक्सचर क्या देगा आपको, कैसा बेस, सॉल्ट कैसा देगा, सॉल्ट तो देगा, लेकिन कैसा सॉल्ट देगा, एसिडिक, तो यानी कि इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट। समझ में आ रहा है, पुराने क्वेश्चन से रिलेटेड है सारे कॉन्सेप्ट, तो ये एसिडिक सॉल्ट है, और ये फाइनली इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, यही है तुम्हारा बफर सॉल्यूशन, लिख लीजिए इसको।